नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। कहते हैं कोई भी धर्म अमन और शांति का पैगाम देता है और उस मज़हब को मानने वाले लोग अमन और शांति के पैगाम को आम करने की कोशिशें करते रहे हैं। ऐसी ही एक कोशिश पटना में आयोजित अमन कॉन्फ्रेंस के ज़रिए की गई। इस कॉन्फ्रेंस में काबा के इमाम को भी शरीक होना था, लेकिन वो शरीक नहीं हो सके। एक दिन बाद पटना पहुँचे, लेकिन कॉन्फ्रेंस से अमन और शांति के पैगाम को आम करने की कोशिश की गई, पैगाम दिया गया, एक मैसेज दिया गया। साथ ही इस मौके पर सियासी पार्टियों ने अक़लियतों से जुड़े मामलों को भी सामने रखा और उस पर बातें की। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं अमन कॉन्फ्रेंस और अक़लियतों से जुड़े मामलों के बारे में। काबा के इमाम के पटना आमद को लेकर पूरे शहर में ख़ास तौर से तैयारियां की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही जगह जगह होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए थे, लेकिन इमाम को वीज़ा नहीं मिला और वो तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़रिए आयोजित अमन कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सके। काबा के इमाम को पटना के गांधी मैदान में जुमा की नमाज भी पढ़ाना था, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ही जुमा की नमाज अदा की गई। अमन कॉन्फ्रेंस में भी सूबे और सूबे के बाहर से आए मजहबी लोगों ने हिस्सा लिया। काबा के इमाम के नहीं आने से अमन कॉन्फ्रेंस भी फीका रहा। लोगों की बड़ी तादाद कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सकी, लेकिन मजहबी उलेमा ने इस मौके पर लोगों को अमन और शांति से रहने का पैगाम दिया। साथ ही मौजूदा वक्त की सबसे अहम ज़रूरत करार देते हुए अमन व भाईचारा को बढ़ाने और उसके लिए बाकायदा मुहिम चलाने की बात कही। इमाम हरम फ़ज़ीलतुल शेख सालेह अल तालिब को गुज़िश्ता पहुंचना था, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ सके। आज हम यहाँ लोगों के भीड़ को देखते हुए यहाँ जुमा पढ़े। ये हमारा मजहबी प्रोग्राम है और इस सिलसिले में हम सिर्फ मजहबी बातें करेंगे और अमन व शांति जो दुनिया में नहीं है, जिसको लाने में इस्लाम का बहुत ज़्यादा किरदार है और कर रहा है, वो हम इस सिलसिले में ज़िक्र करेंगे। हमारे उलमाए किराम इसमें बात रखेंगे। हमारा मामला नाम से लेकर के काम तक अमन का है, सलामती का है। हम इसीलिए मोमिन हैं कि हम अमन के पैगाम्बर हैं। हम इसलिए मुस्लिम हैं कि हम सलामती का पैगाम लोगों को देते हैं। पटना के गांधी मैदान में अमन कॉन्फ्रेंस का ये मंजर और भी खूबसूरत होता अगर इमाम काबा भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने होते। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट ने ज़बरदस्त तैयारियां की थी। मजहबी लोगों ने आम आबादी को अमन का पैगाम देने की कामयाब कोशिशें ज़रूर की, लेकिन इमाम के शिरकत नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने अफसोस का इजहार किया। हम लोगों को इंतज़ार तो बहुत था और उम्मीद थी कि वो आएंगे, लेकिन नहीं आए तो अफसोस भी है। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से और इंतजामिया और इस्तकबालिया कमेटी की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी थी। हुकूमत बिहार ने हम लोगों को पूरी तरह से ताउन दिया था, लेकिन अब नहीं आ सके तो अफसोस ज़रूर है। इमाम पटना आए, लेकिन एक दिन बाद उनका कोई कार्यक्रम नहीं हो सका। हाँ, मीडिया से उन्होंने बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काबा के इमाम ने पूरी दुनिया के लोगों को अमन का पैगाम दिया। साथ ही दहशतगर्दी के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होने की अपील की। इमाम ने कहा कि सऊदी अरब उन देशों की मदद करती रहेगी जो माली एतबार से कमज़ोर है। इमाम ने हिंदुस्तान के लोगों के लिए सलामती की दुआ की। इमाम ने कहा कि भारत से सऊदी अरब का गहरा संबंध है। हिंदुस्तान के लाखों नौजवान सऊदी में काम करते हैं और वहाँ काफ़ी सुकून व इत्मीनान के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। इमाम ने आतंकवाद की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि आतंकवाद से सबसे ज़्यादा नुकसान इस्लाम का हुआ है, जबकि इस्लाम अमन व शांति का पैगाम देता है। इमाम ने यह भी कहा कि दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अमन व शांति की है, लेकिन दुनिया आतंकवाद के कारण कराहने पर मजबूर है। وأن نقف جميعا ضد المتطرفين الذين يشوهون صورة الإسلام أو يريدون أن يلصقوا تهمة الإرهاب بالإسلام والإسلام بريء من ذلك. اور ہم لوگوں کو سب لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی، اب ہم سب لوگ یہاں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر ہم دہشت گردی کے خلاف جمع ہوں اور یہ اعلان کریں کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام اس سے بری ہے، پاک ہے۔ ومن هذا المنطلق كانت المملكة سباقة دائما إلى إقامة مؤتمرات الحوار
والمحبة والإخاء وجمع المسلمين وزيادة رابطة الأخوة بين المسلمين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. اسی وجہ سے سعودی عرب نے امن و سلامتی کے ڈائلاگ کے لیے امن و سلامتی کے موضوع پر ہر قسم کے لوگ اور ہر قسم کے مکتب فکر اور ہر قسم کے دین کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے سعودی عرب نے اقدام کیا اور آگے بڑھا، اور سعودی عرب ایسے کاموں میں سب سے پہلے ہے. لطالما قدمت المملكة عبر عشرات السنين الماضية وإلى اليوم مساعداتها الإنسانية لكل الدول المحتاجة المسلمة وغير المسلمة. سعودی عرب اپنی پوری تاریخ میں اس بات کی سعودی عرب کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے مسلم غیر مسلم سارے ممالک جب کبھی بھی محتاج ہوئے، جب کبھی بھی ضرورت پڑی ہے، ناگہانی مصیبت آئی ہے، ضرور سعودی عرب نے اس کا تعاون کیا ہے. کعبہ کے امام پٹنہ آئے تو ضرور، لیکن ایک دن بعد وہ امن کانفرنس میں شریک ہوئے رہتے تو نظارہ کچھ اور ہوتا. لوگوں کو ان کے نہیں آنے پر افسوس ہوا، پھر بھی کانفرنس ہوا لیکن وہ رونق نظر نہیں آئی. وقت ہو گیا ہے بریک کا، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے. ہم بات کر رہے ہیں امن کانفرنس اور اقلیتوں سے جڑے مسئلوں کے بارے میں. کعبہ کے امام امن کانفرنس میں نہیں پہنچے تو لوگوں کی تعداد بھی کم نظر آئی. حالانکہ اس موقع پر موجود مذہبی لوگوں نے امن کے پیغام کو عام کرنے کی کامیاب کوشش ضرور کی. کعبہ کے امام ایک دن بعد پٹنہ آئے تو انہوں نے بھی اپنا پیغام لوگوں کو دیا. حالانکہ اس موقع پر سیاسی باتوں سے پرہیز کیا گیا، لیکن ای ٹی وی سے بات کرتے ہوئے سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے اقلیتوں کے معاملے میں سیاسی باتیں ضرور کہی. امن کانفرنس میں سیاسی باتوں سے پرہیز کیا گیا. راجیہ اور راجیہ کے باہر سے آئے مذہبی لوگوں نے امن و بھائی چارے کو بڑھانے کی پرزور وکالت کی، ساتھ ہی پوری دنیا کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی اپیل کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کر عزت بچا لیا اور لوگوں کی ملاقات ہوئی. میڈیا کے ذریعے ایک میسج گیا کہ امام صاحب تشریف لائے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ مسلمان اس بات کے لیے تو ضرور ترس گیا کہ ایک وقت کی نماز بھی ان کے پیچھے ہو جاتی، لیکن بہت کم لوگ مختصر تعداد میں موریہ ہوٹل میں صرف پڑھ سکے. مذہبی علماء نے کہا انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز امن و شانتی ہے، اور اس کو بحال رکھنے کی کوشش عام لوگوں کے ساتھ ہی حکومتوں کو بھی کرنی چاہیے. ادھر اس پروگرام میں شرکت کرنے پہنچے سیاسی نیتاؤں نے کہا کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اور امن کانفرنس سے یہی پیغام لوگوں کو دینے کی کوشش کی گئی ہے. اسلام ہمیشہ درد لیتا ہے امن کے لیے. اسلام کی وچار دھارا ہمیشہ زندگی کو کھوتا ہے امن کے لیے. ہم اسپشٹ روپ سے کہنا چاہیں گے کہ اسلام وسودھیو کٹمبکم کا سندیش دیتا ہے. اسلام سرو دھرم سمبھاؤ کا سندیش دیتا ہے. اسلام ساربھومکتا کا سندیش دیتا ہے. اسلام محبت اور پریم کا پیغام دیتا ہے. اسلام ہر ویکتی کو جینے کی لیاقت دیتا ہے تاکہ وشو کے منشیہ کا کلیان ہو سکے. امن کانفرنس میں مذہبی لوگوں کی باتوں کو سننے کئی سیاسی لوگ بھی پہنچے. ان میں کئی لوگوں نے اقلیتوں کے مسئلے پر بھی بات کی. جن ادھیکار مورچہ کے ادھیکش اور سانسد پپو یادو نے کہا کہ کوسی اور سیمانچل کے علاقے میں سب سے زیادہ اقلیتی آبادی بستی ہے، لیکن اقلیتوں کے مسیحائی کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے ہی اقلیتوں کو سب سے زیادہ ٹھگنے کی کوشش کی ہے. نتیجے کے طور پر آج بھی نہ صرف ان علاقوں سے پلائن ہوتا ہے بلکہ شیکشنک، سماجک اور آرتھک اعتبار سے اقلیتی آبادی حاشیے پر کھڑی ہے. مائنورٹیز کے پرابلم صرف سیاست داروں کے کارن سے. یدی مائنورٹیز اس بات کو نہ سمجھیں تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں. مائنورٹیز کے جو کچھ ایسے لوگ جو راجنیتیوں کی دلالی کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس دیش میں مائنورٹیز اور دلت صرف ووٹ کا ہی ماتر ایک ماپدنڈ بچ گیا ہے. ان کا وکاس، ان کی پرگتی، ان کی روزی، ان کی روٹی سے ان سیاست داروں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ادھر سرکار میں شامل مسلم نیتاؤں نے کہا کہ یہ سچ ہے
कि अक़लियती आबादी की मुश्किलें पूरी तरह से हल नहीं हो सकी है, लेकिन मौजूदा सरकार इस सिलसिले में गंभीर है। कांग्रेस पार्टी के एमएलए शकील अहमद खान की माने तो सरकार अक़लियतों के मसले को हल करने के सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई कर रही है। माइनॉरिटी के दिक्कतों का मसला बिहार के ताल्लुक से, और बिहार में ज़्यादातर उन एरियाज़ में जहाँ माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है, पूरा सत्र इस बार अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सत्ता पक्ष हम सब लोग उनका कंसर्न इस बात पे खासा रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री महोदय ने खुद भी कई मसले पे सवालों की जवाब दिए हैं। तो गवर्नमेंट कंसर्न है, एक सेकुलर गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदार गवर्नमेंट में अपनी बात को रखना, उसका जवाब पाना ये ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये सच है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ये पूरी उम्मीद है कि यह गवर्नमेंट उन दिक्कतों को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाएगी। मंत्री अब्दुल गफूर के मुताबिक अक़लियती आबादी का बड़ा मसला तालीम से जुड़ा है, लेकिन सूबे में कायम मदरसों की खास्ताहाली के कारण गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती रही है। मंत्री ने मदरसों की सूरत हाल को बेहतर करने के साथ ही सूबे में उर्दू शिक्षकों की बहाली पर जोर दिया। मुस्लिम अक़लियतों के बीच बेहतर तालीमी इदारे की कमी है, और हमारी माली हालत बेहतर नहीं है जो हम अपने बच्चों को दूसरे मेयारी तालीमी इदारे में दाखिला करा सकें। न हमारे लोग कायम कर सकते हैं। आज हमारे बीच जितने मदारिस हैं बिहार में, उसकी हालत बद से बदतर है। हमारे अक़लियती हाई स्कूल जो है बहुत कम है, लेकिन वो भी बेहतर हालत में नहीं है। अक़लियती प्रोग्रामों में सियासी रहनुमा अक़लियतों के मसले पर बात नहीं करें, शायद ये मुमकिन नहीं है। सियासी रहनुमाओं ने अक़लियतों के मसले का जिम्मेदार खुद सियासी पार्टियों को ही करार दिया, जो उनका वोट तो लेते हैं लेकिन उनके मसले को हल करने के सिलसिले में संजीदा कोशिश नहीं करते हैं। उधर समाजी तंजीमों ने तालीम और तिजारत के रास्ते लोगों को आगे बढ़ने की अपील की। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अमन कॉन्फ्रेंस और अक़लियतों से जुड़े मसलों के बारे में। समाजी तंजीमों ने अक़लियतों के मसले पर सरकार को गंभीर पहल करने की अपील की, तो सरकार में शामिल सियासी लीडरों ने अक़लियतों के मसले को हल करने का भरोसा दिलाया। अमन कॉन्फ्रेंस के बहाने अक़लियती तंजीमों ने भी एक प्लेटफॉर्म से अक़लियतों के मसले पर आवाज़ लगाई। इमारत शरिया ने कहा कि अक़लियती आबादी वाले इलाकों में खुद इमारत तालीमी इदारों को कायम करने की कोशिश कर रही है। ख़ास तौर से स्कूल और मकतब की स्थापना करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। हम लोगों ने एक तो अपने तरफ से ये तय किया है कि अगले चंद वर्षों में हर ज़िले में मेयारी स्कूल CBSE तर्ज के खोलेंगे। जिस गांव में मकतब नहीं है, अभी भी 25% गांव ऐसे हैं या महल्ले ऐसे हैं जहां दीनी तालीम के लिए इब्तदाई मराकिज़ नहीं है, वहां हम अगले चंद सालों में 100% तालीम के मराकिज़ हर गांव में कायम करवाएंगे। इमारत के महासचिव मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि सिर्फ वोट लेने की सियासत नहीं होनी चाहिए, अब काम और विकास के रास्ते ही सरकारें किसी समाज का वोट ले सकती है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि अक़लियती इलाकों की बदहाली को भी दूर करने की मुनासिब पहल की जाए। सारी तवज्जो सरकार की अगर विकास करनी है तो इस तबके के उन महरूम लोगों को हक देने पर देनी चाहिए। 60% बिहार के मुस्लिम अक़लियत ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए उनकी अपनी ज़मीन नहीं। तो सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि लोगों के घर बनाने के लिए ज़मीन हो, उनके खाने के लिए रोज़गार का बंदोबस्त हो, उनके इलाक़ों में ऐसी चीज़ें कायम हो जिससे रोज़गार मुयस्सर हो। जबकि कई सियासी नेताओं ने कहा कि सरकारें अक़लियतों के मसले की बात तो करती है, लेकिन काम के मामले में हमेशा डंडीमारी होती रही है। नीयत हर कामों में आपकी नीयत कैसी,
पिछले 15 सालों से और फिर 10 सालों से इस सूबे के मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ अपनी हिमायत हुकूमत को देती रही, लेकिन आज भी उनके एजेंडे में जो अक़लियतों के सवालों को हल करने के लिए जो कोशिशें वो नज़र नहीं आ रहा है। आज का जो मौका है, ये जो मकसद है इसका, ये मकसद है जो मुल्क में हम लोगों की शबी पूरे दुनिया में एक सोची समझी साजिश के तहत जो आलम इस्लाम की शबी बनाई जा रही है, उस शबी गलत है। बरों ने अमन और शांति लाने का पैगाम दिया था। आज इंसानियत कराह रही है, सिसक रही है, बिलक रही है। ऐसे में फिर इस्लाम के उस किरदार को अदा करने की सख्त ज़रूरत है। उसके मेन मकसद है कि देश में शांति हो, पीस हो, भाईचारगी हो, आपस में स्पर्शित हो। और हिंदुस्तान में लोग 99% लोग अमन पसंद लोग हैं। अमन कॉन्फ्रेंस से लोगों ने बहरहाल एक मैसेज देने की कामयाब कोशिश की। काबा के इमाम भले ही एक दिन बाद पटना आए, लेकिन उन्होंने भी अपना पैगाम लोगों को दिया। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।